हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विद्युत रासायनिक प्रभाव में रासायनिक सेल का पार्ट नंबर 7 जो कि लास्ट होगा, इसमें हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे विथ सॉल्यूशन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक। ऑप्शन ए, पूर्ण रूप से क्षैतिज नहीं होता। ऑप्शन बी, स्वयं ही उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, केवल ए। दोस्तों, मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक पूर्ण रूप से क्षैतिज भी नहीं होता है और स्वयं ही उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, विद्युत मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक भौगोलिक अक्ष के साथ लगभग 15 डिग्री का कोण बनाता है, जिसका कारण ये दोनों है, क्योंकि चुंबक पूर्ण रूप से क्षैतिज भी नहीं होता और स्वयं भी उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विभव मापी तार पोटेंशियोमीटर वायर पर विभव ग्रेडियंट 6 एमवी प्रति सेंटीमीटर है तो ईएमएफ 1.5 वोल्ट की सेल के विरुद्ध तार की बैलेंसिंग लंबाई होगी। दोस्तों, ऑप्शन ए दे रखा है 25 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 250 सेंटीमीटर, सी दे रखा है 90 सेंटीमीटर, डी दे रखा है 200 सेंटीमीटर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर कैसे आया दोस्तों? तो इसमें हम देखते हैं कि विभव मापी एक वैद्युतिक युक्ति है और दोस्तों इसको सूत्र निकालने का जो सूत्र है वो होता है के बराबर वी अपॉन एल। दोस्तों, इसमें हमें के बराबर दे रखा है, के बराबर हमें दे रखा है 6 एमवी प्रति सेंटीमीटर, यानी दोस्तों, और इसमें वी दे रखा है हमें 1.5 वोल्ट। निकालना क्या है दोस्तों? हमें निकालना है इसकी लंबाई। लंबाई निकालने के लिए दोस्तों हम दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास आएगा 250 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये मिली वोल्ट जो दे रखा है इसको हम वोल्ट में बदलेंगे तो 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर आएगा। इसको चेंज जरूर कर लेना दोस्तों। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज है। ऑप्शन ए 400 वोल्ट, ऑप्शन बी 625 वोल्ट, ऑप्शन सी 25,000 वोल्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में जो वोल्टेज प्रयोग की जाती है वो है दोस्तों ऑप्शन सी 25,000 वोल्टेज, यानी 25 केवी वोल्टेज। दोस्तों, इसको इस तरह से सॉल्व करना है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ऊपर 1.5 रखना है, नीचे 6 × 10 की घात -3 रखना है। इस तरह से दोस्तों इसको सोल्व करना है। जब हम ये पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की जगह -3 की जगह 2 हो जाएगा। इसको दोस्तों ऊपर लिख देंगे हम। अब इसको काट लेंगे इस तरह से। दोस्तों, इसको हल करेंगे, जैसे 3 से काटने पे यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 50 आएगा और 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देख लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, उस सीरीज का 124वां क्वेश्चन। किसी 12 वोल्ट बैटरी में 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। बैटरी से कौन सा प्रतिरोध संयोजित किया जाना चाहिए तो उसे 11 वोल्ट की टर्मिनल वोल्टता मिले। ऑप्शन ए 0.5 ओम, बी 5.5 ओम, सी 4.2 ओम, डी 5.0 ओम। दोस्तों, इसमें हमें
जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी दे रखी है, ईएमएफ है वो भी दे रखा, आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है। निकालना क्या है, हमें निकालना है बाह्य प्रतिरोध, यानी कि हमें बाह्य प्रतिरोध कितने ओम का संयोजित करना है। दोस्तों इसका सूत्र होता है आर बराबर, यानी स्मॉल आर बराबर आर ई बट्टा वी माइनस ई बट्टा वी माइनस 1। दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध हमें दे रखा है 0.5 ओम, बाह्य प्रतिरोध हमें निकालना है, ईएमएफ हमें 12 दे रखा है, वोल्टेज हमें 11 दे रखा है -1। यह हमने इसका मान रख दिया। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5.5 ओम, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये आएगा। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार की दो लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है। ऑप्शन ए गॉस नियम, बी एम्पियर नियम, सी कूलॉम नियम, डी मैक्सवेल समीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम्पियर नियम, ऑप्शन बी एम्पियर नियम। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच बल का उपयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया गया है। ऑप्शन ई ए एम्पियर, बी फ्लेमिंग, सी वोल्ट, डी कूलॉम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पियर, यानी धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच बल का प्रयोग एम्पियर को परिभाषित करने हेतु किया जाता है। दोस्तों यदि दो चालक तारों में एक समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच आकर्षण बल, यानी एक दूसरे को पास खींचने का बल कार्य करता है। और यदि धारा दोनों चालकों में विपरीत है तो प्रतिकर्षण बल, यानी एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम वाली कितने विद्युत सेलों को एक 20 ओम प्रतिरोध समांतर में संयोजित किया जाए ताकि परिपथ में 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सके। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 10, डी 12 एम्पियर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 एम्पियर। कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें आंतरिक प्रतिरोध हमें दे रखा है 50 ओम, बाह्य प्रतिरोध हमें दे रखा है 20 ओम और इसका ईएमएफ हमें दे रखा है 15 वोल्ट। दोस्तों इसका सूत्र देख लेते हैं। दोस्तों समांतर में धारा का सूत्र होता है I बराबर NE बटा आंतरिक प्रतिरोध प्लस N डॉट इंटू R। दोस्तों इसमें N सेलों की संख्या, E ईएमएफ, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध और बड़ा R बाह्य प्रतिरोध। अब दोस्तों हमें इसमें मान रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें सेलों की संख्या। धारा हमें दे रखी है 0.6, N हमें निकालना है, ईएमएफ 15 दे रखा है बटा आंतरिक प्रतिरोध हमें दे रखा है 50 प्लस N हमें निकालना है और बाह्य प्रतिरोध 20 दे रखा है। दोस्तों अब हम इससे सोल्व करेंगे तो हमारे पास यह आंसर आ जाएगा। कितना? ऑप्शन सी 10 एम्पियर। इसको दोस्तों आप निकाल लेना। अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, अगले सीरीज में मैं आपको निकाल कर भी बता दूंगा। और मैंने मान रख के आपको बता दिया है, अब सिर्फ गुणा भाग करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए ओम नियम, बी कूलॉम नियम, सी एम्पियर नियम, डी फैराडे नियम। दोस्तों विद्युत अपघटन में फैराडे नियम लागू होता है, यानी ऑप्शन डी इज
करेक्ट आंसर। दोस्तों फैराडे ने यह नियम, विद्युत अपघटन का नियम, सन 1834 में दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। समान विभव सतह पर एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने में, ऑप्शन ए आवेश पर कार्य किया जाता है, बी आवेश द्वारा कार्य किया जाता है, सी कोई कार्य नहीं होता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों समान विभव सतह पर एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने में, एक बिंदु से दोस्तों दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने में दोस्तों, ऑप्शन सी कोई कार्य नहीं किया जाता। क्योंकि दोस्तों आवेश सतह से समान ही है, क्योंकि दोस्तों आवेश जो है वो सतह से समान है, यानी इक्वल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन 130 में दे रखा है 5 एम्पियर के एमीटर के साथ संयोजी प्रचालन में 100:5 ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त किया जाता है। यदि एमीटर 3.5 एम्पियर पाठ्यांक बताता है तो लाइन धारा होगी, ऑप्शन ए 105 एम्पियर, बी 70 एम्पियर, सी 35 एम्पियर, डी 110 एम्पियर। दोस्तों लाइन धारा निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं, आई बराबर रीडिंग इनटू रेशियो, यानी 3.5 एम्पियर I2 हमें निकालना है दोस्तों। I2 यानी लाइन धारा हमें निकालना है और पाठ्यांक हमें दे रखा है 3.5 एम्पियर, अनुपात हमें दे रखा है 100/5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 एम्पियर। दोस्तों देख लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, इसको काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा, 35 को 2 से गुणा करेंगे, 70 एम्पियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं। पावर की रुपए प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत किसके समानुपातिक है? ऑप्शन ए 1/v/3, बी 1/v, सी 2v, डी 1/v²। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/v, यानी शक्ति की रुपए प्रति यूनिट में पावर संचरण की लागत 1/v के समानुपातिक होती है। क्योंकि दोस्तों अगर v बढ़ेगा तो आकार घटेगा, जिससे सभी उपकरण की और जो लागत है वो घट जाएगी। v घटेगा तो लागत घटेगी, आकार घटेगा तो दोस्तों लागत घटेगी। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ होगा। ए शुद्ध लेड और लेड ऑक्साइड, बी लेड परऑक्साइड और लेड सल्फेट, सी लेड परऑक्साइड और शुद्ध लेड, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पहले धनात्मक छड़ का बताना है, फिर हमें ऋणात्मक का बताना है। धनात्मक जो प्लेट है दोस्तों, उस पर जो सक्रिय पदार्थ होता है वो होता है लेड परऑक्साइड, और ऋणात्मक पर होता है शुद्ध लेड, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134। बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बनता है? ऑप्शन ए लेड, बी एल्यूमिनियम, सी कठोर रबर, डी प्लास्टिक। दोस्तों जो बैटरी बॉक्स है वो कठोर रबड़ का बनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 इसमें दे रखा है दोस्तों, कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषता है। ऑप्शन ए कम समय के लिए उच्च वोल्टेज की क्षमता, ऑप्शन बी किसी विशिष्ट गुण की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता वाली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कम समय के लिए उच्च वोल्टेज की क्षमता। दोस्तों उच्च वोल्टेज नहीं, हमें इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी उच्च धारा, उच्च
धारा यानी अधिक धारा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। किसी अमल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। किसी अमल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अमल, बी एसिटिक अमल, सी हाइड्रोक्लोरिक अमल, डी बोरिक अमल। दोस्तों शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अमल काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। संचालक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए जस्ता, बी तांबा, सी सीसा, डी लोहा। दोस्तों संचालक बैटरी में सीसा काम में ली जाती है यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी ताप ऊर्जा, डी दाब ऊर्जा। दोस्तों जो लेड एसिड सेल है उसमें जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निकिल आयरन सेल क्या है। निकिल आयरन सेल क्या है। ऑप्शन ए ड्राई सेकेंडरी सेल, ऑप्शन बी ए वेट सेकेंडरी सेल, सी ए ड्राई प्राइमरी सेल, डी ए वेट प्राइमरी सेल। दोस्तों जो निकिल आयरन सेल है वो होता है ए वेट सेकेंडरी सेल यानी तर सेकेंडरी सेल। क्वेश्चन नंबर 140। 100 AH क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर की धारा लगभग खाली स्थान तक देनी चाहिए। 100 एम्पियर घंटे की बैटरी है उसको 8 एम्पियर की धारा लगभग कितनी देर तक देनी चाहिए, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सूत्र होता है क्षमता बराबर A इंटू एच। हमें इसकी क्षमता दे रखी है, निकालना है एच। तो एफिशिएंसी में हम जो धारा है उसका भाग दे देंगे। हमारे पास इसका आंसर आएगा 12.5 घंटे यानी 12.5 आवर। तो ऑप्शन में दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही है क्योंकि यह 12.5 घंटे के आसपास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। विद्युत रासायनिक किसके समतुल्य है। ऑप्शन ए बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान, बी तत्व के परमाणु भार का हाइड्रोजन के परमाणु भार से अनुपात, सी संयोजकता के लिए परमाणु भार का अनुपात, डी हाइड्रोजन के परमाणु भार का तत्व के परमाणु भार से अनुपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली की इकाई मात्रा द्वारा मुक्त कराया गया तत्व का द्रव्यमान। दोस्तों एम समानुपाती क्यू होता है और दोस्तों क्यू बराबर क्या होता है आई टी। दोस्तों इसका सूत्र होगा एम बराबर जेड आई टी, जिसमें जेड दोस्तों क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या फिर दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म में ECE ये भी दिया हुआ आए तो यह इसका मतलब भी विद्युत रासायनिक तुल्यांक ही है। क्वेश्चन नंबर 142। यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 और M2 है और उनके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 और Z2 है तो ऑप्शन ए M1 इंटू M2 बराबर Z1 इंटू Z2, ऑप्शन बी M1 अपॉन M2 बराबर Z1 अपॉन Z2, ऑप्शन सी M1 इंटू Z1 बराबर M2 इंटू Z2, ऑप्शन डी M2 अपॉन M1 बराबर Z1 अपॉन Z2। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी M1 बटा M2 बराबर Z1 बटा Z2। यानी दोस्तों यह होता है M1 बटा M2 बराबर Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। इस तरह से होता है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विद्युत आपूर्ति खालिस्तान के द्वारा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 3 फेज एसी स्रोत, ऑप्शन बी निम्न आवर्ती एसी स्रोत, ऑप्शन सी डीसी स्रोत, ऑप्शन डी एकल फेज एसी स्रोत। दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीसी विद्युत धारा होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144। गैल्वेनीकरण खालिस्तान का लेपन होता है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी जिंक। दोस्तों जो गैल्वेनीकरण है उसके लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। विद्युत अपघटन के संबंध में निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी विद्युत अपघटन में एक इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन होता है। ऑप्शन सी विद्युत अपघटन के लिए ऊर्जा आपूर्ति अपेक्षित है। ऑप्शन डी विद्युत अपघटन में ग्रेफाइट को सामान्यतः निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो विद्युत अपघटन के दौरान है वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, जबकि विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी ऑप्शन ए इसका गलत दे रखा है और हमें गलत ही पूछा है तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे जो दोस्तों बी में दे रखा है विद्युत अपघटन में एक इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन होता है, तो ये बात तो सही है दोस्तों, होता है। सी में दे रखा है विद्युत अपघटन के लिए ऊर्जा आपूर्ति अपेक्षित है, यानी जरूरी है, तो वो भी सही है। ऑप्शन डी में दे रखा है दोस्तों विद्युत अपघटन में ग्रेफाइट को सामान्यतः निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये बात भी सही है। दोस्तों आज की सीरीज हम यहीं पर एंड करते हैं और इसी के साथ हमने विद्युत रासायनिक प्रभाव में रासायनिक सेल चैप्टर कंप्लीट किया। कल दोस्तों हम 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।